दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की यूनिट 3 जिसका नाम है प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी क्या होती है दो टॉपिक पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है और इसका पीडीएफ और नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले यूनिट फर्स्ट जो है वो पूरी कवर कराई जा चुकी है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप उसको भी जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये है यूनिट 3 जिसका नाम है बेसिक ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के मूल तत्व के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यूनिट का नाम ही है इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है। तो इम्यूनोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक इम्यून और एक लोगस। तो इम्यून का अर्थ होता है बचाव की क्षमता और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इम्यून सिस्टम का अध्ययन करना ही इम्यूनोलॉजी कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इम्यूनोलॉजी क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा इम्यून सिस्टम का अध्ययन करना ही इम्यूनोलॉजी कहलाती है। और कोई पूछ ले कि इम्यूनोलॉजी शब्द किससे किससे मिलकर के बना है, तो इम्यूनोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इम्यून जिसका अर्थ होता है बचाव की क्षमता, और एक लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो ये यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। इम्यूनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बनी है, एक है इम्यून और एक है लोगस। इम्यून का अर्थ होता है बचाव की क्षमता और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, और इसी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो इम्यून सिस्टम का अध्ययन करना ही इम्यूनोलॉजी कहलाता है। फिर इम्यूनोलॉजी के मूल तत्व क्या है और इसका मुख्यतः सिद्धांत क्या है। तो सबसे फर्स्ट है अंतःग्रहणीयता, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम में ये क्षमता पाई जाती है कि कोई भी सूक्ष्म जीव जो होगा उसके प्रति पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। और सेकेंड है प्राकृतिक प्रतिरोध होता है। यह जीव में उपस्थित प्राकृतिक उपलब्ध क्षमता होती है। व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जो इम्यून सिस्टम की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। फिर ये क्या होती है, थर्ड प्राकृतिक प्रतिरोधकता होती है। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक एंटीबॉडी पर निर्भर करती है। यह एंटीजन से प्रतिक्रिया करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह आकर के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, तो इससे ये जो होती है प्रतिक्रिया करके शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो यही हो जाता है इम्यूनोलॉजी। फिर सेकंड है कि इम्यूनोलॉजी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इम्यूनोलॉजी होती क्या है, तो इम्यूनिटी का अध्ययन करना ही इम्यूनोलॉजी कहलाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी जो है वो लैटिन शब्द के यूमिनस से उत्पन्न हुई है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इम्यूनिटी कहाँ से उत्पन्न हुई थी। ये लैटिन शब्द के यूमिनस से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है भार से मुक्त। तो इम्यूनिटी लैटिन शब्द से उत्पन्न हुई है। कौन से लैटिन शब्द से? इम्यूनस से उत्पन्न हुई है, और जिसका अर्थ होता है भार से मुक्त। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर ये पूछा जाता है कि आखिरकार इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ऐसी प्रतिरोधक क्षमता जो हमें संक्रमण और बीमारियों से बचाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कोई संक्रमण हो गया, कुछ बीमारी हो गई, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमें इनसे लड़ने के लिए और इनसे बचाने में मदद कराती है, वही इम्यूनिटी कहलाती है। तो क्या होती है इम्यूनिटी? एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमें संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। तो ये इसकी परिभाषा है। फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी के तो प्रकार भी होते होंगे, तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इम्यूनिटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा, और एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी अर्थात जन्मजाति प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो जीवन में कभी कोई बीमारी संक्रमण वगैरह हुआ तब उत्पन्न होती है, लेकिन जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो शरीर में हमारे पहले से ही मौजूद होती है, जन्मजात पाई जाती है। तो फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी टाइप्स होते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्थात सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अर्थ होता है
निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है नेचुरल प्राकृतिक और एक होती है आर्टिफिशियल। और ये भी पैसिव भी जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो भी दो टाइप्स की, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। और जो हमारी ये जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, वो थ्री टाइप्स की होती है, एक होती है स्पीसीज, एक होती है रैकल और एक होती है इंडिविजुअल। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनेट इम्यूनिटी आखिरकार होती क्या है। इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी के कितने टाइप है, दो टाइप्स है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी होती क्या है, जिसे हिंदी में जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में जन्म से ही उपस्थित होती है, इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। अर्थात अगर आप उदाहरण ले लें तो जैसे त्वचा हो गया, लार हो गया, तो ये सारी जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, ये हमें जन्म से ही मिलती है, ये बाहरी कोई प्रतिरक्षा नहीं होती है। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए त्वचा, लार, आंसू, ये सारे कुछ कहलाते हैं इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा जो हमें संक्रमण से और बीमारियों से बचाती है। तो ये होती है इनेट इम्यूनिटी। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो शरीर पर उपस्थित त्वचा या म्यूकस झिल्ली सूक्ष्म जीवों से बचाती है। जो हमारी त्वचा होती है, जो कि इनेट इम्यूनिटी में आती है, वो हमें सूक्ष्म जीवों से बचाती है, जिससे वो सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसकी क्षमता मैकेनिकल रुकावट से अधिक होती है। एक हेल्थी स्किन में बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है। कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो अगर वो स्वस्थ है, हेल्थी है, तो इसमें ये क्षमता पाई जाती है कि कोई भी बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, तो उसको नष्ट कर सकती है वो, क्योंकि इसमें टाइफॉइड वैसिलिया पाई जाती है। फिर उसके बाद जो ये हम लोग इनेट इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स पढ़े थे, लाइक स्पीसीज हो गया, रैकल हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ये क्या होते हैं इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो स्पीसीज इम्यूनिटी क्या होती है। स्पीसीज इम्यूनिटी, प्रजाति प्रतिरक्षा। कुछ रोग केवल एक विशेष प्रजाति को ही प्रभावित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, लेकिन मुर्गियों को नहीं प्रभावित करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये केवल एक विशेष प्रजाति को कर रहा है प्रभावित, इसलिए ये इम्यूनिटी जो होगी, स्पीसीज इम्यूनिटी, वो विशेष प्रजाति में ही पाई जाएगी। फिर सेकेंड आ जाता है रैकल इम्यूनिटी। एक ही प्रजाति के अलग अलग नस्लों में इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई भी प्रजाति का है, कोई भी प्रजाति है, वो अलग अलग नस्ल है, तो उनमें इम्यूनिटी भी अलग अलग हो सकती है, तो इसी को बोला जाता है रैकल इम्यूनिटी। फिर आ जाता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ के स्थानीय रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। लाइक जहाँ पर मलेरिया वाला क्षेत्र होगा, वहाँ के लोग जो होंगे उसमें मलेरिया के लिए अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो इसी को बोला जाता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये हो गया इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एक जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। लाइक त्वचा हो गया, लार हो गया, आंसू हो गए, और बहुत सारी होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, तो उसको बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी के हम लोग 3 टाइप से भी पढ़ चुके हैं, स्पीसीज, रैकल और इंडिविजुअल। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, जो थी कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह प्रतिरक्षा होती है जो शरीर में जीवन के दौरान रोग जनकों या टीकाकरण के संपर्क में आने के बाद उत्पन्न होती है। जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बात कर ले, जैसे आपको कोई भी रोग हो गया, जैसे कोरोना वायरस ही आया था, तो आपको क्या लगा था, वो कोविड-19 एक टीकाकरण हुआ था, तो इसके पश्चात हमारे शरीर में वो उत्पन्न हुई थी, वो हमको जन्मजात नहीं थी। वो क्षमता जो थी हमारे शरीर में कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो जन्मजात नहीं थी। जब टीकाकरण लगाया गया तब वो हमारे शरीर में आई, तो इसको बोला जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसी प्रतिरक्षा जो बाहर से हमको दी जाती है या फिर जीवन काल के दौरान उत्पन्न कराई जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो यह जन्मजात प्रतिरक्षा से अलग होती है, यह इम्यूनिट इम्यूनिटी से अलग होती है। इसे शरीर द्वारा समय के साथ विकसित किया जाता है। समय के साथ यदि आपको कोई रोग हो रहा है तो उसके लिए इसको विकसित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होती है और यह रोग विशिष्ट होती है। जैसे आप लोगों ने इम्यूनिट इम्यूनिटी में पढ़ा होगा, तो रोग विशिष्ट नहीं होती है, सभी रोगों के खिलाफ वो सभी रोगों के प्रति प्रतिरक्षा देती है। लेकिन जैसे आप लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है, तो वो बुखार में कभी फायदा नहीं करेगी, तो वो रोग विशिष्ट होती है, वो केवल कोरोना में ही फायदा करेगी। तो ये कैसी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी रोग विशिष्ट होती है।
फिर उसके बाद अध्ययन करते हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा अधिग्रहित प्रतिरक्षा होती है जिसमें शरीर रोग जनकों के संपर्क में आने या टीका लगाने के बाद एंटीबॉडी बनाकर संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा विकसित करता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी होगी कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र से बनवाया जाता है एंटीबॉडी को एक्टिव इम्यूनिटी में। तो जैसे मान लीजिए आपको कोविड-19 हुआ, उससे पहले ही आपको क्या लगी थी, कोविड-19 नहीं हुआ है तो उससे पहले ही आप सभी को लग गई थी वैक्सीन्स। तो इसमें आपके अंदर, एक सेकंड में आपको समझाती हूँ। सक्रिय प्रतिरक्षा एक अधिकृत प्रतिरक्षा जिसमें रोग जनकों के संपर्क में आने के बाद या टीका लगाने के बाद एंटीबॉडी बनाकर संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा दी जाती है। तो एंटी एक्टिव इम्यूनिटी में होता है कि जैसे आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई तो उस पर क्या होता था, छोटे या निष्क्रिय मात्रा में आपको डाला गया था उस पर कोरोना वायरस ही, तो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उसे बाहरी पदार्थ समझने लगा और बाहरी पदार्थ समझने लगा तो उसके लिए उसने शरीर में एंटीबॉडी बना दी। अब जैसे ही आपके शरीर में कोरोना वायरस आएगा तो उसके प्रति तो पहले से ही एंटीबॉडी शरीर में बन रखी है, तो वो प्रतिक्रिया कर देगा तेजी से और ये जो कोरोना वायरस होता है वो चला जाएगा। तो ये कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें कि क्या करके टीकाकरण लगवा करके या फिर थोड़ा सा रोग जनक डाल करके उस पर एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा ही बनवाई जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी, अब ये होता कैसे, प्रतिक्रिया कैसी कहती है। तो एंट्री ऑफ पैथोजन, जब रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है या टीकाकरण के माध्यम से कमजोर या मृत रोगजनक डाला जाता है। जैसे ही आपके शरीर में क्या करेगा, रोगजनक प्रवेश करेगा, इसकी क्रिया विधि क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपके शरीर में रोगजनक प्रवेश करेगा या फिर आपको टीकाकरण के रूप में, टीका में क्या किया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में ही रोगजनक को ही डाला जाता है। तो क्या होगा, रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजन, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र WBC रोगजनक के एंटीजन को पहचानता है। अब ये जो एंटीजन आपके शरीर में डाला गया है ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हो गया, WBC हो गया, ये सारे कुछ एंटीजन्स को पहचानेंगे। फिर एक्टिव ऑफ टी सेल्स, एंटीजन को पहचानने के बाद ये टी सेल्स जो होगी उसको सक्रिय कर देंगे। फिर टी सेल्स रोगजनक को नष्ट करने या बी सेल्स को सक्रिय करने का कार्य करती है। फिर टी सेल्स क्या करेगी, रोगजनक को नष्ट करेगी या फिर बी सेल्स को सक्रिय करने का कार्य करेगी। फिर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, बी सेल एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करना चालू होता है। तो बी सेल्स जो होती है, टी सेल्स किसको उत्पन्न करेगी, बी सेल्स को, तो बी सेल्स क्या करने लगेगी, एंटीबॉडी बनाने लग जाती है और ये एंटीबॉडी विशेष रूप से रोगजनक के एंटीजन को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन की जाती है। तो ये एंटीबॉडी जो होती है, जो एंटीजन हमारे शरीर में बाहरी पदार्थ आया है उसको निष्क्रिय कर देती है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्मृति कोशिकाओं का निर्माण होगा। कुछ बी सेल्स और टी सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाती है, तो ये स्मृति कोशिकाएं बन जाती है और ये मेमोरी सेल्स भविष्य में उसी रोगजनक के संपर्क में आने पर तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया देती है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रोगजनक का नाश हो जाएगा। तो एंटीबॉडी रोगजनक को नाश कर देती है। तो अब मैं शुरू से आपको प्रोसेस बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के कोविड-19 का ही। जैसे क्या हो गया, कोरोना महामारी फैली, ठीक, तो उसके बाद क्या किया गया कि वैक्सीन बनवाई गई। फिर वैक्सीन को हमारे शरीर में पहले ही लगा दिया गया जबकि हम लोगों को कोरोना वायरस नहीं था, तो उसमें सूक्ष्म मात्रा में ही कोरोना वायरस के ही सूक्ष्म मात्रा या मृत मात्रा को हमारे शरीर में लगाया गया था। तो उसके बाद जब शरीर में पहुंचा हमारे, तो उसको क्या किया गया, हमारे WBC हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, उसको पहचान लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि टी सेल्स को एक्टिव किया। जब वो टी सेल्स सक्रिय हुई तो वो बी सेल्स को एक्टिव कर दी और जब बी सेल्स एक्टिव हुई तो फिर उन्होंने क्या बनाने चालू कर दिया, एंटीबॉडी बनाना का चालू कर दिया। और एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, एंटीजन जो रोगजनक होता है उसको मारने का कार्य करता है। तो वो फिर क्या हो गया, वो हमारे लिए एंटीबॉडी बन गई और एंटीबॉडी बन गई तो फिर उसके बाद कुछ बी सेल्स और टी सेल्स जो होती हैं मिलकर के स्मृति कोशिकाएं यानी कि याद रखने की कोशिकाएं। अब जब भविष्य में कभी हम लोगों को कोरोना वायरस होगा तो जब वो रोगजनक प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में तो पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है, तो स्मृति कोशिकाएं जो है याद रखती हैं कि यही रोगजनक है, तो उसी के प्रति प्रतिक्रिया कर देंगे जिसके कारण से वो जल्दी से ही संक्रमण नष्ट हो जाता है। तो यही कहलाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी जो पाई जाती है। फिर ये दो प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप्स की प्रतिक्रिया देती है। एक होता है AMI एंटीबॉडी या फिर ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है,
यह बी सेल्स और उनके द्वारा बनाए गए एंटीबॉडी के माध्यम से कार्य करता है। ये किससे कार्य करेगा? बी सेल्स जो एंटीबॉडी बनाती है उनके माध्यम से करा जाता है, इसीलिए किसको क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी या फिर ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी रोगजनक के एंटीजन को पहचान कर उसको निष्क्रिय कर देती है। एंटीबॉडी जो बनी हुई है हमारे शरीर में, वो रोगजनक जो भी बाहरी पदार्थ आएगा उसके एंटीजन को पहचान लेंगी और उसको निष्क्रिय कर देंगी। और यह विशेष रूप से शरीर का बाहरी रोगजनक से सुरक्षा प्रदान करती है। बाहरी कोई भी रोगजनक आएगा तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी? एंटीबॉडी, AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसमें क्या होता है? इसमें बी सेल्स एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी एंटीजन को पहचान करके उसको निष्क्रिय कर देती है और ये जो बाहरी पदार्थ आते हैं उनको मुख्यतः मारने का कार्य करती है। और दूसरी कौन सी प्रतिक्रिया होती है? CMI होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो यह टी सेल्स के माध्यम से कार्य करती है। यहाँ पर कौन सी सेल कार्य कर रही है? टी सेल्स कर रही है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, CMI में। यह कोशिकाओं के अंदर छिपे रोगजनकों और असामान्य कोशिकाओं से लड़ता है। जैसे कोशिकाओं के अंदर कभी कभी हो जाता है कि कुछ भी संक्रमित कोशिकाएं हो गई किसी कारण से और कहीं रोगजनक छुपा है कोशिकाओं के अंदर ही, तो उसको मारने का कार्य CMI करती है। CMI संक्रमित कोशिकाएं जो भी होगी उसको नष्ट कर देती है। तो AMI जो होती थी एंटीबॉडी या फिर ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वो बाहरी पदार्थ को मारने का कार्य करती थी। लेकिन CMI जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें टी सेल्स कार्य करेगी और इसको जो अंदर छुपे हुए रोगजनक है या फिर संक्रमित कोशिकाएं हैं उनको मारने का कार्य करती है। फिर टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की होती है। एक होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो प्राकृतिक रूप से होती है, यह प्रतिरक्षा तब उत्पन्न होती है जब शरीर स्वाभाविक रूप से किसी संक्रमण के संपर्क में आता है। यह वाली जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जैसे आप लोग कभी खसरा हो गया या चेचक हो गया, तब इसके लिए एंटीबॉडी बनती है। इसमें स्वाभाविक रूप से खुद ही रोगजनक आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रूप से हो रहा है। इसमें कोई टीकाकरण नहीं कराया जा सकता, इसमें आर्टिफिशियल रूप से आपके अंदर डाला नहीं जा रहा है। जैसे आप लोगों को खसरा रोग हो गया, ठीक है, तो उसके पश्चात क्या होगा कि उसके पश्चात जब खसरा रोग जाएगा अंदर तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, तो नेचुरल रूप से होगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। और ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यह प्रतिरक्षा तब विकसित होती है जब व्यक्ति को टीकाकरण के माध्यम से कमजोर या निष्क्रिय एंटीजन दिए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? पहले से ही हम लोगों को रोगजनक अर्थात एंटीजन दिए जाते हैं जिसके लिए एंटीबॉडी बच जाती है। तो इसमें बने बनाए रोगजनक को दिया जाता है और ये नेचुरल रूप से आता है। तो यही इसमें डिफरेंट है नेचुरल में और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। फिर क्या था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स की थी, एक थी एक्टिव और एक थी पैसिव। तो एक्टिव के बारे में तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। निष्क्रिय इम्यूनिटी क्या होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो बाहरी स्रोत से तैयार एंटीबॉडी के माध्यम से शरीर को रोगों से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें क्या किया जाता है? जो एक्टिव इम्यूनिटी उसमें तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से ही एंटीबॉडी बनवाया जा रहा था, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में जो होता है तो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी को हमारे शरीर में डाला जाता है जिससे रोगजनक से सुरक्षा मिल सके। तो टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स थे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक था आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से प्राप्त होती है? यह तब प्राप्त होती है जब एंटीबॉडी स्वाभाविक रूप से शरीर में स्थानांतरित होती है। ये नेचुरली प्रभावित होती है, इसको किसी इंजेक्शन के माध्यम से या किसी चीज़ से टीकाकरण के माध्यम से नहीं डाला जाता है या फिर किसी के माध्यम से इसको नहीं डाला जाता है। ये नेचुरली हमारे से स्थानांतरित होती है, जैसे कि माँ से भ्रूण को प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडी का स्थानांतरण। तो जब भ्रूण जो होता है, बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है, तो उसकी जो प्लेसेंटा होती है उसी से एंटीबॉडी जब बच्चे में स्थानांतरित होती है, भ्रूण में स्थानांतरित होती है, तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो कि बच्चे को प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाने का कार्य करती है। और फिर दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉम के माध्यम से नवजात शिशु को एंटीबॉडी प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉम जो प्रथम स्तरीय दुग्ध होता है माता का, उसको क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रॉम या खीस बोला जाता है। जब 6 महीने तक अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तब उसमें कोलेस्ट्रॉम तो एंटीबॉडी उसके शरीर में जाती है जिससे उसको प्रतिरक्षा तंत्र बनकर उसको सुरक्षा प्रदान होती है। तो ये कैसी हो रही है? नेचुरली जा रही है, नेचुरली बनी हुई जा रही है।
फिर आर्टिफिशियल क्या होती है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, तो यह तब होती है जब इंजेक्शन के माध्यम से तैयार एंटीबॉडी दिया जाता है। इसमें जैसे कि आप लोगों ने सांप वगैरह काट लिया जाता है तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें पहले से ही तैयार एंटीबॉडी को दिया जाता है। इसमें कोई रोग चरक नहीं दिया जाता, इसमें एंटीबॉडी को ही तैयार करके दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एंटीबॉडी एकदम तैयार होती है और ये आर्टिफिशियल रूप से बनाई जाती है, ये नेचुरल नहीं होती है, तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। फिर उसके बाद है एंटीबॉडी। पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में अंतर क्या होते हैं? पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? तो पैसिव इम्यूनिटी यह एंटीबॉडी का स्रोत, बाहरी स्रोत से तैयार एंटीबॉडी प्राप्त होती है, शरीर एंटीबॉडी स्वयं बनाता है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, निष्क्रिय इम्यूनिटी होती है, उसमें बाहर से एंटीबॉडी बना कर दी जाती है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, सक्रिय इम्यूनिटी, उसको एंटीबॉडी बनाता है हमारा शरीर, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है स्वयं बनाता है। ये कैसा होता है? अल्पकालिक होता है। जैसे पैसिव इम्यूनिटी हो गया तो ये कैसा होगा? अल्पकालिक होगा, लेकिन जो एक्टिव इम्यूनिटी होगी वो बहुत दिनों तक कार्य करता है, डील करता है। स्मृति कोशिकाओं के स्मृति कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। जैसे ये पैसिव इम्यूनिटी सर्प का लगाया जाता है, जब सांप काट लेता है तो कैसा होता है? तुरंत वो प्रभाव करेगा, फिर उसके बाद उसका कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जो ये एंटीबॉडी, एक्टिव एंटीबॉडी दी जाती है, ये दीर्घकालिक होती है, क्योंकि इसमें स्मृति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इसमें स्मृति कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता और इसमें होता है। और इसमें प्रभाव का समय, क्योंकि इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है तो प्रभाव तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसमें विकसित होने के लिए, इसमें एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम स्वयं बनाता है तो विकसित होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर उदाहरण, माँ के दूध से मिली प्रतिरक्षा एंटीवेनम क्या कहलाती है? पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। और जो टीकाकरण दिए जाते हैं वो किस में आते हैं? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और एक बार बस आप लोग थोड़ा नोट्स देख लीजिएगा, अगर पढ़ाने से भी नहीं समझ में आएगा, अच्छे से एक बार आप लोग कंसंट्रेट होकर के, फोकस होकर के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।